हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है हमारी साइंस में। ये फिजिक्स की क्लास होगी दोस्तों, जो कि आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्लास होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की, तो उन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास काफी हेल्पफुल होने वाली है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहे दोस्तों। वीडियो में बिना स्किप किए दोस्तों अच्छे से देखें। कम से कम हम लगभग 40% दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पूर्व परीक्षाओं पे आधारित सभी प्रश्न है दोस्तों ये। तो एक भी दोस्तों प्रश्न मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ऑप्शन ए है कि चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, और ऑप्शन डी है का भार घट जाएगा। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों क्या होगा। कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो है क्या है दोस्तों, भार घटेगा, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब वस्तु को आप गर्म करोगे तो उसके अणुओं की जो है चाल दोस्तों वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ऑप्शन ए है उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, ऑप्शन बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, ऑप्शन सी है उसके अणुओं के कुल वेग का, या ऑप्शन डी है कि उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कि उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसका? औसत गतिज ऊर्जा का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो में बने रहें, क्योंकि बहुत कम टाइम में दोस्तों हम लगभग 40 प्रश्नों का दोस्तों 40 प्लस प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए बताइए, तीसरा प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है। जो वस्तु का टेम्परेचर है वो क्या सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा जो है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। दोस्तों कंफ्यूजिंग वाला सवाल है दोस्तों, लेकिन बहुत आसान ये प्रश्न है कि वस्तु का जो ताप है वो सूचित करता है कि संपर्क करने पर जो ऊष्मा है वो आपकी क्या होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। क्योंकि आपको दोस्तों यदि ऊर्जा का नियम दोस्तों पता है, ऊर्जा का क्या होता है कि ऊर्जा जो है आपकी वो क्या होती है, अधिक से कम की ओर दोस्तों संचारित होती है, अधिक से कम की ओर। ठीक है, तो उसी तरह ये अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु की ओर प्रभावित होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। बताइए राइट आंसर क्या होगा चौथे का, कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो गई है। बताइए चौथे का राइट आंसर आप कहेंगे सर ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, ताप में वृद्धि होगी तो क्या होगी, वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, ठीक है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है कि चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है, का भार बढ़ जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, जब किसी वस्तु को दोस्तों गर्म करते हैं तो चाल बढ़ जाती है, और जब ठंडा करते हैं दोस्तों, अब यहाँ ठंडा पूछा है आपसे, तो ठंडा करते हैं तो क्या होगी, चाल घट जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों इसी पे आधारित था कि गर्म किया जाएगा तो चाल बढ़ जाएगी, और ठंडा किया जाएगा तो चाल घट जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिए इसको, कि ऊष्मा जो हीट होती है आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियो में प्रश्न है आज हमने ऊष्मा से ही लिए हैं। जितने भी प्रश्न है दोस्तों वो हीट पर, ऊष्मा पर ही आधारित प्रश्न है, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न दोस्तों पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए हमारे साथ दोस्तों बने रहें। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है, कि ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है
जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ये आपको बताना है। डेवी ने दिया था, रमफोर्ड ने दिया था, सेल्सियस ने दिया था या फ़ारेनहाइट ने दिया था। ये सभी वैज्ञानिकों के नाम है दोस्तों। तो बताइए किसने दिया था सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था कि ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है? तो बताइए किसने? तो आप कहेंगे सर रमफोर्ड ने। रमफोर्ड ने सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण इसका दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत कम समय में दोस्तों अधिक तैयारी हम यहाँ पे करते हैं। यही दोस्तों हमारी विशेषता है। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो। सातवां देखते हैं कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ठीक है, सातवां क्या है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऑप्शन ए है रमफोर्ड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन डी सेल्सियस। तो बताइए कौन थे वो वैज्ञानिक जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो आप कहेंगे सर डेवी थे वो। कौन थे? डेवी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक तुल्यांक मतलब जे होता है वो। इसका मान कितना होता है आपसे पूछा है। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। ऑप्शन बी है 4.186 जूल प्रति कैलोरी। ऑप्शन सी है 4.186 गुणा 10 की घात 7 अर्ग प्रति कैलोरी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे सर उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए किलो कैलोरी में दे रखा है और जैसे ही आप किलो हटाएंगे तो यह 4.186 जूल कैलोरी हो जाएगा और अर्ग में यहाँ पे दोस्तों 10 की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार तो तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखेंगे इसका मान दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा सही है? आपको संबंध पूछा है दोस्तों। ऊपर वाले प्रश्न पर ही ये आधारित है। ऊपर क्या पूछा था? तो उसका जे का मान पूछा से आपसे जो तुल्यांक स्थिरांक होता है उसका मान पूछा था और इसमें आपसे संबंध पूछ लिया है कि यदि W कार्य हो और Q कैलोरी हो तो इसमें संबंध क्या होगा? Q कैलोरी ऊष्मा हो। यदि W किया गया कार्य क्या हो? W और जो Q कैलोरी ऊष्मा हो तो इन दोनों में संबंध क्या होगा? तो दोस्तों आप कहेंगे जो संबंध होता है दोस्तों W बराबर क्या होता है? W बराबर JQ होता है। ठीक है, क्या होता है? W बराबर JQ होता है। तो इसके अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो पहला ही दोस्तों राइट आंसर होगा कि W अपॉन Q इक्वल टू J। क्योंकि दोस्तों यहां से यदि हम इसको सॉल्व करें समीकरण को तो W अपॉन ये जो है आपका Q है ये इनटू में है तो ये क्या हो जाएगा? भाग में नीचे पहुंच जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू J हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है आपके सामने देखते हैं। चलिए, जब कुछ पानी का लगातार मंथन चर्निंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में दोस्तों आपको क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है या यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है या ऑप्शन डी है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो बताना है आपको 10 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्योंकि अच्छे से दोस्तों तैयारी करते रहे, प्रैक्टिस दोस्तों निरंतर करते रहे दोस्तों, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। और दोस्तों हमारा उद्देश्य दोस्तों एक सीट पक्की करना है आरआरबी ग्रुप बी एग्जाम में, तो हमारे साथ बने रहे। चलिए 10 का क्या है राइट आंसर कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है और इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में जो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा ध्यान रखेंगे इसका यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ठीक है ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी दोस्तों रट लें, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे पता करना है हमको। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बताना है आपको। ऑप्शन ए जल में विलीन पदार्थ होते हैं,
ऑप्शन बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, ऑप्शन सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ऑप्शन डी अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 11वां है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। बहुत कम समय में दोस्तों हम कम से कम लगभग 40 प्रश्नों को आज यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ऊष्मा हीट से टॉपिक से संबंधित होंगे दोस्तों। क्योंकि एक एक टॉपिक को दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और पूरी साइंस को हम दोस्तों ऐसे खत्म कर देंगे, ऐसे खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी तैयारी भी दोस्तों एकदम कंप्लीट हो जाएगी यदि आप हमारे साथ इन वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए 12वां क्या है? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। ठीक है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। आपने देखा होगा जाड़ों में क्या है, यदि आप हैंडपंप वगैरह जो होती है उसका पानी आपको गर्म लगता है, आपने देखा होगा कभी, तो क्या क्या कारण होता है उसका आपसे रीजन पूछा है। ऑप्शन ए है शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। और ऑप्शन डी है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो बताइए 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि पृथ्वी के भीतर तापमान जो होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2011 में पूछा गया है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है। ठीक है, एसआई सिस्टम में केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री सेंटीग्रेड होती है या डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। आपको राइट आंसर बताना है क्या होता है। 13 का राइट आंसर बताइए। 13 का राइट आंसर, तो एसआई सिस्टम में जो तापमान की इकाई होती है वो केल्विन होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, रट लें दोस्तों, दिमाग में बैठा लें इन चीजों को, क्योंकि यही प्रश्न दोस्तों ज्यों की तो देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। पूछा है नहीं है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी, डिग्री सेल्सियस बताना है। 14 का राइट आंसर, तो आप कहेंगे सर कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है, डिग्री सेल्सियस दोस्तों नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी चीजों को कवर करते चल रहे हैं। 15वां प्रश्न क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए फिर से वही प्रश्न 15वां का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केल्विन होगा। 16वां प्रश्न देखते हैं कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान आपसे पूछा है, कितना होता है बताना है आपको। ऑप्शन ए 4.2 जूल, ऑप्शन बी 4.2 गुणा 10 की घात 2 जूल, ऑप्शन सी है 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल, 4.2 गुणा 10 की घात 4 जूल। बताइए क्या होगा? 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है? दिमाग में बैठा लें कि 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल होता है 1 किलो कैलोरी का मान। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं कि जलप्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन बी है अधतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ऑप्शन डी है गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण जो होता है वो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है कि गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऑप्शन ए है रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा 18 का प्रश्न का, कि गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाता है फिर भी ऊंट जो है आपका गर्मी से राहत महसूस करता है। इसका रीजन क्या है बताइए।
इसमें से 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्या है? तो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ा लेता है। ऊँट क्या कर लेता है? अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ा बढ़ा लेता है, इसलिए ये गर्मी में राहत महसूस करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है एमपी है वो घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा या शून्य हो जाएगा, आपको बताना है। 19 का राइट आंसर क्या होगा? घट जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, हल्की होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, या गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 20 का राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे, क्या है कि ताप युग्म तापमापी। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 क्या है कि ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं? तो 21 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। ऑप्शन ए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ऑप्शन बी ताप युग्म तापमापी मापी से, ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण उत्तमापी से, या ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो बताइए क्या होगा? अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? 22 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 22 का सी होगा दोस्तों, पूर्ण विकिरण तापमापी से की जाती है। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण तापमापी मतलब टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपसे पूछा है। फिर से सीबेक के प्रभाव पर, स्टीफन के, पेल्टियर या जूल के प्रभाव पर। 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? आप कहेंगे सर स्टीफन के नियम पर यह आधारित है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 23 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्या है 24वां प्रश्न कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, आपसे पूछा है आपसे। तो ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का यदि ताप मापते हैं तो किसके द्वारा मापा जाता है? ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पिछले जैसे प्रश्न पर ही आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या ऑप्शन डी एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। बताइए क्या है राइट आंसर? ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को क्यों वरीयता दी जाती है, बताइए। 25 का राइट आंसर आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए कि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न देखते हैं कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर? तो बताइए विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है, आपसे बताना है। 26 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जाता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर होगा। आरआरबी 2002 में ये पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या है कि थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा डॉट 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 द्वारा बनाया जाता है दो धातुओं, दो अदृश्य धातुओं, दो एक सदृश धातुओं, इनमें से कोई नहीं? तो थर्मोकपल ताप युग्मक जो है 27 का क्या है? दो असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 28 का सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया है जो ऊपर अभी कराया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके। आप कहेंगे सर पायरोमीटर तापमापी द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। 29वां देखते हैं, 29वां क्या है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी को, गैस तापमापी को, या विकिरण तापमापी को, या द्रव तापमापी को? किसको कहा जाता है पायरोमीटर? 29 का राइट आंसर बताइए। तो आप कहेंगे सर विकिरण तापमापी को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए, इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अब रेलवे की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट हो गए, इनको देखेंगे एक एक करके। 30वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 30 प्रश्न पर देखिए हम पहुंच गए हैं, और लगभग दोस्तों 40 प्लस प्रश्न हम इस वीडियो में आज करेंगे। इसलिए दोस्तों बने रहें, थोड़ा सा और टाइम हमारे साथ बने रहें, चीजों को दोस्तों कवर करते चलेंगे। पूरी साइंस दोस्तों मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा आपकी, और आपके दोस्तों जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की भी चल रही हैं, और मैथ की भी चल रही हैं दोस्तों। आप यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखें। तो निम्न में से कौन सा सही आपसे पूछा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें से जो एफ फ़ारेनहाइट सेल्सियस में जो संबंध है आपसे सही जो है वो आपसे पूछा है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एफ माइनस 32/9 इजकल टू सी बटे 205। और दोस्तों केल्विन में भी यदि संबंध पूछ ले तो के माइनस 273 होता है दोस्तों। ये संबंध होता है फ़ारेनहाइट सेल्सियस और केल्विन में दोस्तों, और इस पर आधारित दोस्तों कई प्रश्न आते हैं। तो यदि आपसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में पूछ ले तो इतने ही का प्रयोग करते हैं, और यदि आपसे केल्विन का सेल्सियस में तो इतने का प्रयोग करते हैं, या फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछ ले तो इन दोनों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अपने अनुसार दोस्तों ये इक्वल वाले जो इक्वल में ये दिया हुआ है इसको दोस्तों एडजस्ट कर लेते हैं। इस सूत्र से दोस्तों कई सवाल एग्जाम में होते हैं और पूछे भी जाते हैं, और आगे भी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ 3 से 4 प्रश्न। कैसे प्रश्न आते हैं आपको अंदाजा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31वां देखते हैं, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक बीपी तथा हिमांक एफपी होते हैं, क्रम से कितने होते हैं? सेल्सियस मापक्रम का जो जल के क्वथनांक कितने होते हैं, बताइए जल्दी से कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वथनांक कितना होता है जल का? 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह देखते हैं 32वां प्रश्न कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य की बात हो रही है, कितना होता है सेल्सियस पैमाने पर? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए क्या दोस्तों राइट आंसर होगा? आपके आंसर ऑप्शन डी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं सेल्सियस पैमाने पर। ठीक है, परम शून्य ताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, केल्विन मान में कितना है? ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 300, या ऑप्शन डी 310। आईएएस में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो कितना होता है केल्विन में? तो 310। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न देखते हैं कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में बार-बार रिपीट होता है दोस्तों ये प्रश्न। ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी -100 डिग्री, और ऑप्शन डी -40 डिग्री। तो बताइए क्या होगा? जो सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक समान होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी राइट आंसर, -40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री जो तापक्रम है दोनों में एक समान होता है, सेंटीग्रेड में भी फ़ारेनहाइट में भी। ठीक है, चलिए 35वां देखते हैं, न्यूनतम संभव ताप है। ठीक है, ऊपर अभी पूछा गया था ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परम शून्य ताप -273। ठीक है, 35 का -273 डिग्री सेल्सियस। आगे है दोस्तों, अगला देखते हैं 36वां प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर, ठीक है, किसके? फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? दोस्तों देखिए ये न्यूमेरिकल दोस्तों इस तरीके के पूछे जाते हैं। अब इसको मैं करके बताऊंगा आपको थोड़ा सा कैसे करा जाता है इसको, प्रश्न को। चलिए देखते हैं। तो 212 दिया हुआ है दोस्तों, तो जो फॉर्मूला होता है F-32, ठीक है, F-32 बटे 9 इक्वल टू C बटे 5। ठीक है, तो F का मान दिया हुआ है यहाँ पे 212, कितना? 212, और -32 बटे 9,
और C/5 दोस्तों। अब इसे हल कर लेंगे। 212 में से दोस्तों 32 गया, कितना बचेगा? 212 में से 32 गया तो 180 बचा। कितना? 180 बचा, और बटे में 9 और C बटे कितना हो जाएगा? 5। तो 9 से 180 को काट दीजिए, कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा, ठीक है। और 20 की गुणा जो हो दोस्तों, ये जो C/5 है, 5 की गुणा हो जाएगी तो 20 पंजे कितना होता है? 100। तो C का मान कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना हो गया? 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेंगे। 37वां देखते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? इसी तरह दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे? F-32/9 और C की जगह दोस्तों 0 दे रखा है और C/5, तो ये हो जाएगा आपका 0। और 0 की गुणा जब 9 में इधर करेंगे कैंची की गुणा, तो ये भी 0। तो F बराबर जो -32 है इधर पहुंच जाएगा प्लस में, तो F बराबर 32 इसका मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 32 डिग्री सेल्सियस का मान आ जाएगा 37 का। 38वां देखते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 58.4 फ़ारेनहाइट है दोस्तों। तो दोस्तों ये सवाल है दोस्तों, लेकिन कितना होता है मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 4 की जगह 6 होता है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है दिया हुआ है, इसको देखते हैं सवाल कैसे होगा ये, ठीक है। ये दे रखा है और इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा दोस्तों? उसी तरह F-32 करके जब इसको करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 36.89। और यदि दोस्तों 4 की जगह यहाँ पे 6 होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि सही होता है। सेल्सियस में मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 39वां प्रश्न देखते हैं कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होता है? 39वां प्रश्न देखिए क्या है, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप कहेंगे 212, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट। 39 का डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40वें प्रश्न नंबर तक हम आ गए हैं और दोस्तों बहुत जल्द दोस्तों ये वीडियो समाप्त होने वाली है। बस कुछ और दोस्तों सवाल हमारे साथ बने रहें, करते हैं और कुछ सवालों की प्रैक्टिस। 40वां क्या है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या सभी सत्य हैं? तो बताइए, दिल्ली में जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? बताइए 40 का राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस से में मसूरी में जो पानी का क्वथनांक है वो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों मैं आपको रीजन बता दूं, क्योंकि जो मसूरी है दोस्तों, मसूरी दिल्ली से ऊंची जगह पर स्थित है। आपकी जो मसूरी है दिल्ली से ऊंची जगह पर ये स्थित है, ठीक है। और ऊंचाई पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। ये इसका रीजन है। 41वां देखते हैं। 41वां के एक मनुष्य का सामान्य तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? दोस्तों बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? जो ये 60 है दोस्तों, 60 आपका दिया हुआ है, तो F-32 इसमें जब मान रखोगे आप, 60 को जब आप मान रखोगे तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा दोस्तों? क्या आएगा निकल के? बताइए 41 का क्या आएगा? जब सॉल्व करोगे दोस्तों, इसे सॉल्व करके देखना, तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। कितना? 140 दोस्तों, क्योंकि जब F-32/9 और 60/5 होगा, तो 60 का जो 5 का भाग देंगे 60 में, तो 12 बार जाएगा, ठीक है। और उसी तरह 12 की जो मल्टीप्लाई होगी 9 में होगी, तो 12 निम्मा 108 हो जाएगा। और 108 में जो F-32 होता है आपका, 108 में F-32 जो है ये प्लस में जुड़ जाएगा और 140 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करना उसी फॉर्मूले से, F-32/9 और इक्वल टू C/5 से सॉल्व करना, और C की जगह 60 डिग्री सेल्सियस आप रख देना और आसानी से इसको सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट? बताइए 42 का दोस्तों। हालांकि इसमें दोस्तों कोई भी सा भी सही नहीं है, लेकिन लगभग यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इसका राइट आंसर बताना है। 42 का क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट में कितना होता है बताया था? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और केल्विन में 310 केल्विन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 प्रश्न क्या है इसको देखेंगे। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग
किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या डी जल को गर्म करना आसान है। बताइए 43 का राइट आंसर क्या होगा कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। 44 में देखते हैं दोस्तों कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। बताइए 44 का राइट आंसर होगा कि लकड़ी ऊष्मा की क्या होता है? कुचालक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 45वां प्रश्न क्या है दोस्तों? और ये अंतिम दूसरा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का है कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? जब गर्म पानी है और मोटे कांच के गिलास पर जब इसको छिड़का जाता है तो टूट जाता है, इसका कारण आपसे पूछा है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, या गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। बताइए 45 का राइट आंसर क्या होगा कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 46वां प्रश्न देखते हैं कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? आपको बताना है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप कहेंगे पानी का जो घनत्व है वो क्या होता है? 46 का राइट आंसर बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। लगभग क्या 40 प्रश्नों, टोटल 40 प्रश्नों की हमने दोस्तों प्रैक्टिस की आज की इस वीडियो में दोस्तों। और निरंतर दोस्तों इसी तरह वीडियो आती रहेंगी साइंस की, और कंप्लीट साइंस दोस्तों हम यहाँ पे कवर करा देंगे। और जितने भी प्रश्न दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे दोस्तों।